have the article for today. That article is अभी अभी व्हाट्सएप नहीं करना बच्चों, क्लास होने के बाद व्हाट्सएप करना है। सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों पार्टी। बच्चों अभी व्हाट्सएप नहीं करना किसी बच्चे को। जिन जिन बच्चों की क्लास ओवर हो जाती है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा। अरे यार रुक ही नहीं रहे आप लोग। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद वर्ड सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस क्या है, इस पे हमें आज बात करनी है स्पेशली कि सूडो फोर्सेस क्या है, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सूडो फोर्सेस आर इमेजिनरी फोर्सेस। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात हमारे पास निकल के आई है वो है इमेजिनरी फोर्सेस। इमेजिनरी फोर्सेस, दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस, ठीक है। अभी किस सिचुएशन में वर्क करती हैं, इनका वर्क करना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है, मींस इनका जो वर्क है दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इनका वर्क करना डिपेंड करता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, इसके लिए आप ना एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो। कैसे कि हम ना इसका एक लाइव एग्जांपल प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मान लो मैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मेट्रो स्टेशन खड़ा हूं, किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो वहां पे मेट्रो आ रही है, ऐसे निकल रही है मेरे पास से। तो जब मैं वहां खड़ा खड़ा देखता हूं कि उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, तो मुझे क्या दिखता है कि वो पैसेंजर्स भी उस ट्रेन में जो बैठे वो चल रहे हैं और वो चलते ही जा रहे हैं। अब मैं मेट्रो के अंदर गया, मेट्रो में बैठा आराम से, मैंने दूसरे पैसेंजर्स को देखा, तो मुझे क्या लगा कि वो पैसेंजर्स रेस्ट में हैं। वो पैसेंजर्स रेस्ट में हैं, यानी कि देखो, यानी कि मेरी जो देखने वाली जगह थी, जो मेरी पोजीशन थी, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो कंडीशन भी चेंज हो चुकी है कि वो पैसेंजर जो बैठा था पहले वो मेरे को मोशन में दिख रहा था, अब वो मुझे किस में दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्चुअल में मैं वो पोजीशन मानता हूं जिस पे बैठ के ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करता है या ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। तो यानी कि मान लो मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूं, तो दैट्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पे मैं खड़ा हूं दैट्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं मेट्रो के अंदर बैठ गया, तो मेट्रो के अंदर बैठ गया तो वो मेरा अब क्या बन गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, पोजीशन या प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व करना भाई, मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो कैन ऑब्जर्व द मोशन, कैन ऑब्जर्व द मोशन। यानी कि जहां पे बैठ के ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है मोशन को, ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा आपके पास। यानी कि इसको मैं क्या लिखूं फिर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं लिखता हूं इसको काइंड ऑफ प्लेस, काइंड ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर an observer can observe, ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, कैन ऑब्जर्व द मोशन। जहां पे एक ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है मोशन को। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, एक है इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। ठीक है, एक है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बच्चा, इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें इसको क्या बोलते हैं कि इट ऑबेज न्यूटन पापा का ज्ञान, ये न्यूटन के ज्ञान को मानता है। ठीक है, इट ऑबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है। सीधी सीधी सी बात है, नॉन इनर्शियल का क्या होगा? इट डज नॉट ओबे, इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आप कैसे पहचानोगे? व्हाइल डीलिंग विद द न्यूमेरिकल सेक्शन, और न्यूमेरिकली जब आप डील करोगे इन चीजों के साथ, तो आपको कैसे पहचान आएगी कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? आप कैसे जानोगे? तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट जितनी भी हम कैलकुलेशन लेंगे उनका एक्सेलरेशन जीरो लेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट आप एक्सेलरेशन जीरो क्यों ले रहे हो, अर्थ तो मूविंग फ्रेम है। तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट वी हैव टू टेक कांस्टेंट, या स्पीड उसकी हमें क्या लेनी होती है? कांस्टेंट लेनी होती है, तभी हम उसका एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। ओके गाइस, अच्छा यहां पे नॉन इनर्शियल में ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्चुअली एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम कैसा होगा उस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, आपको इनिशियली यही बात याद रखनी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब हम बात की शुरुआत करते हैं। अब देखो, मान लो मेरे पास एक सिचुएशन है, मैं उस सिचुएशन में काम कर रहा हूं, मार्कर ले लेता हूं। देखो ये मान लीजिए मेरे पास है एक लिफ्ट, ऐसे ये लिफ्ट है हमारे पास, सिचुएशन 1 केस 1 मैं ले रहा हूं। देखो भाई, हमने कहा कि मोशन को ऑब्जर्व हम करते हैं और वो ऑब्जर्व करना हमारी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम कहां कर रहे हैं। जैसे मैं मेट्रो स्टेशन पे गया, एक बार मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, दूसरी सिचुएशन में मैं मेट्रो के अंदर बैठ गया। ठीक है, तो बाहर जब मैं खड़ा था और अंदर जब मैं था, तो दोनों सिचुएशंस में काफी ज्यादा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था कि जब मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था मेरे को पैसेंजर्स भी भागते हुए नजर आ रहे थे, और जब मैं अंदर घुस गया तो वो पैसेंजर्स मुझे रेस्ट में दिखाई दिए, क्योंकि वहां पे मेरा रिलेटिव मोशन क्या था उनके विद रिस्पेक्ट? जीरो था। दैट्स द थिंग ना। तो वो मेरी पोजीशन पे डिपेंड किया। ओके, अब देखो सुनो मेरी बात, यहां मैं एक केस ले रहा हूं जहां लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। और हमने क्या किया, यहां पे एक रिजिड सपोर्ट दी और उस सपोर्ट से एक मास को सस्पेंड कर दिया। दैट मास m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, 2 किलो का मास लिया और हमने उसे यहां सस्पेंड कर दिया। देखो अब हमने क्या किया, देखो एक बात तो सभी को पता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में वेट जो होता है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट वेट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई। तो यानी कि वेट यहां पे आ गया आपके पास, ये है आपके पास 2 kg, तो 20 न्यूटन आ गया जी, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन मैंने कैसे बनाया ये आप लोग सभी समझ गए होंगे कि वेट इज इक्वल होता है m into g, होता है ना m into g, और m into g, m तो मेरे पास है 2 और g मेरा है कितना 10, तो ये बन गया क्या 20। अच्छा जी, अब टेंशन होगी इसमें, एक रोप के सहारे हमने मास को सस्पेंड किया है, दैट टेंशन इज T
टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, ये देखो, ये ऑब्जर्वर है आपके पास, और ये देखो ये यहां खड़ा है, इसको देख रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और किसको देख रहा है? लिफ्ट को देख रहा है। तो उसे क्या लगेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसे क्या लगेगा कि ये मास भी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसको बड़ी फोर्स कौन सी लगेगी? ऑफ कोर्स T माइनस नीचे फोर्स है 20, दैट इज इक्वल टू T माइनस 20, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो मास है 2 kg, एक्सेलरेशन भी 2 है, तो दिस T माइनस 20 इज इक्वल टू 4। तो टेंशन आ गया 24 न्यूटन। अब इस रस्सी में, जिस रस्सी से ये मास सस्पेंड है, उस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई? दैट टेंशन इज 24 न्यूटन। ये तो था जब ऑब्जर्वर आपका कहां पे है? ग्राउंड पे है। और ग्राउंड किस में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो आपका फ्रेम कैसा हुआ? जहां ऑब्जर्वर खड़ा है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हुआ। नॉन एक्सेलरेटेड का क्या मतलब है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपकी कहानी इस धागे में टेंशन कितनी होगी? 24 न्यूटन होगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। एक बार आप इसको ध्यान में रखो, इस चीज को। अब देखो क्या होता है, ऑब्जर्वर के ना तसल्ली नहीं होती है ना, और ऑब्जर्वर चाहता है कि मैं कोई ना कोई कर्मकांड कर दूं, और कर्मकांड करने के लिए वो क्या करता है? इस लिफ्ट की तरफ भागता है। भाई लिफ्ट को पकड़ो पहले तो, यही लिफ्ट यहां पे बना रहा हूं, सेम लिफ्ट, केस सेकंड। अब देखो ये जो लिफ्ट वाला केस है ना, इसी से मैं सूडो फोर्सेस को डिफाइन करने वाला हूं। तो ध्यान रखना भाई, आराम से देखना इस चीज को, ठीक है। कहीं ऐसा मत सोचना कि जगत सर टाइम पास कर रहे हैं। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मैंने पहले से दे रखा है। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, एक मास हमने इसके अंदर सस्पेंड किया है एक सपोर्ट की हेल्प से। ये रस्सी है और रस्सी से मास लटका रखा है, जिसका मास है हमारे पास कितना? 2 किलोग्राम, ठीक है। अब ऑब्जर्वर ने क्या किया? ऑब्जर्वर भाग के घुस गया इसके अंदर। ये देखो जी, ये देखो ऑब्जर्वर अब यहां आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वर इसके अंदर घुस गया और इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है भाई। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। अब सुनो मेरी बात, अब जा रही है लिफ्ट ऊपर जा रही है, टेंशन कहां होगी? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, रस्सियों में होती है, ठीक है। जहां पे रस्सी, वायर, रोड ये चीजें ली हो वहां टेंशन होती है। अच्छा, अब इसने बैठ के देखा, अब लिफ्ट में चढ़ गया, अब लिफ्ट में चढ़ के इसने ऊपर देखा कि मास है यार। अब क्या इसको मास चलता हुआ दिखेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या अब ये लिफ्ट के अंदर घुस गया, क्या अब इसको ये मास चलता हुआ दिखेगा? आप सोच के देख लो, डेली लाइफ में होने वाली बात है ये तो, ठीक है। आप लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट से में आपके मान लो छत से कोई चीज लटका रखी है, तो क्या वो आपको चलती हुई दिखती है? जब आप लिफ्ट चलती है तो क्या वो चलती हुई दिखती है आपको? आप लिफ्ट के अंदर नहीं, कभी नहीं, नहीं चलती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी ना, ठीक है। फिर मान ली बात आपकी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जिस फ्रेम के अंदर है ऑब्जर्वर, वो कैसा फ्रेम है भाई? एक्सेलरेटेड फ्रेम है। यानी कि फॉर दिस ऑब्जर्वर, this frame is accelerated। आप ही ने तो कहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो अब लिफ्ट ही तो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका। दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटेड, दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटेड। ये फ्रेम कैसा है? एक्सेलरेटेड है। ओके गाइस, अब सुनो मेरी बात। अब ये क्या दिख रहा है? टेंशन लग रही है ऊपर, 20 न्यूटन लग रहा है नीचे। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे अंदर इसको कोई मोशन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है T इक्वल टू कितना आ गया? 20 न्यूटन। सीधी सी बात भाई, वो देखेगा T माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि उसे तो रेस्ट में दिख रहा है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है ना बेचारा, है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है, तो उसे क्या दिखेगा?
उसे दिखेगा ये रेस्ट में। तो t इज इक्वल टू t का उल्टा कौन बना, t माइनस 20 इज इक्वल टू t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आया 20 न्यूटन। अब देखो ये रस्सी है, सेम मास है, वही की वही कहानी है। ऑब्जर्वर को बाहर बिठाया तो 24 न्यूटन आया, अंदर बिठाया तो 20 न्यूटन आया। ये कैसे हो सकता है भाई, एक ही रस्सी में दो तरह की टेंशन, बताओ हो सकता है क्या, पॉसिबल है ऐसा? एक ही रस्सी में दो तरह की टेंशंस, क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो। ये वाली सिचुएशन जो हमारी पास आई है, सेकंड सिचुएशन, जिसमें हमने ये लिया है केस सेकंड, जहां पे ऑब्जर्वर किसके अंदर था, ऑब्जर्वर था आपका लिफ्ट के अंदर। जब लिफ्ट के अंदर था ऑब्जर्वर तो आपके पास टेंशन आई 20 न्यूटन, पहले टेंशन आई आपके पास 24 न्यूटन। क्या ऐसा पॉसिबल है? जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और रिजल्ट्स हमने निकालने की कोशिश करी तो ये जो केस सेकंड था ये गलत था, केस सेकंड जो था ये आपका गलत था, रॉन्ग। इस पे आंसर आया रॉन्ग। फिर इसको हम सही कैसे करें? यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसमें हम काम कैसे करें? इसके लिए हमें मानना था किसको, एक सूडो फोर्स, सूडो फोर्स हमें मानना था। अब सूडो फोर्स हम कैसे मानेंगे देखते हैं। देखो बच्चों, सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जिसको हमेशा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा। अब आपने क्या कहा कि ये आपके पास मास है, इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओगे तो 20 न्यूटन इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन अपवर्ड एक्ट करता है। और ये एक्सेलरेट, पूरा का पूरा फ्रेम एक्सेलरेट कहां हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको सूडो फोर्स कहां लगानी है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज एफपी, दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स opposite to the direction of acceleration, या आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है कौन, सूडो फोर्स। कौन एक्ट करता है, सूडो फोर्स। अब देखो सुनो मेरी बात कि आप जा रहे थे ऊपर, आपके पास टेंशन थी और नीचे कौन आया, एफपी और प्लस 20 न्यूटन। अब एफपी की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस 20। तो मास किसका लोगे आप, इसका ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो 2 kg। एक्सेलरेशन पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 2 प्लस 20, दिस इज 24 न्यूटन एंड दैट्स द राइट आंसर। यानी कि आपको एक बात क्लियर पता लग चुकी है कि सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। ये मोशन के अपोजिट एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन में कभी वह नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स है जो किस फ्रेम के लिए लगती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए काम करती है, या यूं कह सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में काम करती है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल भी करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो बहुत सारे, अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीबीएसई में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। ये जो आज का जो मेरा वर्क है वो आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए है, बस केवल आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें कि हमें रट्टे मारने पड़ेंगे, रट्टाफिकेशन पे तो मैं बच्चों को वैसे भी नहीं लेके जाता होता। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज की। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया वो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने ले लिया वो वेरी गुड, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, आपके पास 2 मिनट्स हैं, और जिन्होंने नोट कर लिया है अगेन वेरी गुड। ठीक है बच्चा पार्टी, आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप प्लीज नोट कर लें। देखिए आगे हम एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे आपके लिए, and that numerical is going to be very interesting for you। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए रब करने जा रहा हूं मैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो वो फटाफट से ले लिया करें। देखो भाई, अब ना हम बस में जा रहे हैं, और बस में कैसे जा रहे हैं मैं बताता हूं।
बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपको मिलेंगे और सच में आपकी रियल लाइफ में ऐसा होता है, एक्चुअल में ना ऐसा होता है और आप इन चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं। बट आप फिजिक्स कहते हैं कि भाई न्यूमेरिकल भी कर लो उस पे, जो आपने ऑब्जर्व किया ना बस में खड़े हो गए, अब आप उस पे न्यूमेरिकल भी कर लो। चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर फिजिक्स चाहती है हमसे न्यूमेरिकल करवाना तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारे पास है बस है, अच्छी बड़ी बस है भाई, ठीक है, ऐसे अच्छी बस बना देते हैं ना। चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ प्यारी सी सुंदर सी बस बनाने का, ठीक है। और ये ग्राउंड मान लीजिए, अच्छा जी, ये बस एक्सेलरेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे दिस इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक मास सस्पेंड कर रखा है ऐसे, यहां पहले यहां था वो मास ऐसे था, अब बस जैसे चलेगी ना वो मास ऐसे हो जाता है, ऐसे हो ही जाता है एक्चुअली, सही बात है ये, ठीक है। ये मास है m, अब इसका एंगल बन गया वर्टिकल के साथ कितना, थीटा। ये रोप है जिस रोप के सहारे वो सस्पेंड किया गया है, जिसको लटकाया गया है रस्सी के सहारे। तो केस पहला केस हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जर्वर बैठा है ग्राउंड पे, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां बैठा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड, है ना। ऑब्जर्वर आपका, ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड, ग्राउंड पे है ऑब्जर्वर। अब उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये बॉल भी चली रही है, ये भी मोशन में है, ठीक है ना, उसको मोशन में ही दिखेगी। अब इसके साथ हमें डील कैसे करना है, ठीक है। ग्राउंड का एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है, ग्राउंड का एक्सेलरेशन क्या है, कैसा है, ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0 है। अगर ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0 तो ये कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम आ चुके हैं, आपका स्वागत है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। इस बॉल को उठा के लेके आइए, आपने ऐसी ऐसी सिचुएशन बना रखी है, ऐसी ये रस्सी है, रस्सी से मास सस्पेंड है जिसका मास है m, और मास के बारे में जैसे मैं मास को सुनता हूं वेट वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाता है मुझे, और वेट के बारे में ये बात होती है कि कोई मरे कोई जिए, कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए, बट वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, weight always acts vertically downward, this is the direction of weight students, this is the direction of weight mg। अब सुनो मेरी बात कि ये है रस्सी, ये है स्पोर्ट, ठीक है, और इसमें टेंशन की डायरेक्शन कहां रहेगी, टुवर्ड्स द स्पोर्ट, स्पोर्ट की तरफ रहेगी टेंशन की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन कहां पे रहेगी, टुवर्ड्स द स्पोर्ट। अब ये एंगल कितना माना था जी, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। अगर ये एंगल हुआ थीटा तो ये हो गया क्या, t cos थीटा, और इसका एक भाई भी है, ये राम लक्ष्मण वाली बात है, दिस इज t sin थीटा। बट यार राम लक्ष्मण तो मिलके चलते थे, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, t sin थीटा और t cos थीटा। अब देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जी ये जो मास है ये टूट के नीचे तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना, और रस्सी भी श्रिंक नहीं होगी, यानी कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट इट मीन कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg से इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जी आपका फ्रेम है नॉन इनर्शियल, सूडो फोर्सेस तो आप मानोगे नहीं, x डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो समेशन ऑफ fx आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ fx आप किसके इक्वल लिखोगे, एक्सेलरेट कर रहा है आपका ऑब्जर्वर, यहां बैठ के देख रहा है वो कि चल रहा है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, t sin थीटा, देन t sin थीटा becomes equal to ma से, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहां से आप निकाल लो भाई t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, तो फिर tan थीटा tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड कर लो 1/2,
2/1 यार, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, tan थीटा, t से t कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आया a/g, यानी कि a इज इक्वल टू g tan थीटा। अब आज कमेंट बॉक्स मेरा ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों से पूछ लेता क्या यहां तक क्लियर है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, फिर डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब के सेकंड हमें स्टडी करना है जब हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फटाक से इसके अंदर घुस जाता हूं। ये आपका ऑब्जर्वर, ये घुस गया इसके अंदर, अंदर घुस गया। ओके जी, अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, एक्सेलरेटेड है। केस सेकंड में, केस सेकंड हम पढ़ रहे हैं और सेकंड केस में ऑब्जर्वर इज इनसाइड द बस, ऑब्जर्वर इज इनसाइड द बस, इनसाइड द बस। अब ऑब्जर्वर बस के अंदर घुस चुका है। अब घुस चुका है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यही कंडीशन लेके आओ, है ना। अब इसे क्या दिख रहा है, इसे ऐसा नहीं दिख रहा कि एक्सेलरेटेड है, उसे ये रेस्ट में ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर आपके मास के ऊपर क्या क्या फोर्सेस थी। आपके मास के ऊपर एक तो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, अच्छा एक टेंशन थी, दिस इज द टेंशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, और एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये एंगल था आपके पास थीटा, देन दिस बिकम्स t cos थीटा और दिस बिकम्स t sin थीटा। अब आप एक्सेलरेट कहां कर रहे हो, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि यहां पे क्या लगेगी, fp लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब आपका ऑब्जर्वर इनसाइड द बस है एंड फ्रेम इज एक्सेलरेटेड गाइस, एंड फ्रेम इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम है भाई, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है आपके पास। तो अब सिचुएशन आपकी क्या है, यहां पे समेशन fx इज इक्वल टू ma और यहां पे समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि t sin थीटा, x डायरेक्शन में देखो कौन सी फोर्सेस हैं, t sin थीटा और fp दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस fp दैट इज इक्वल टू 0। तो t sin थीटा इज इक्वल टू सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो t sin थीटा इज इक्वल टू ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी आपको दिख रही है t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सॉरी t cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर लीजिए 1 and 2 को, डिवाइड जैसे ही आप करेंगे आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a/g, देन a इज इक्वल टू g tan थीटा। ये आपका यहां पे भी यही आंसर है और a इज इक्वल टू g tan थीटा, वहां पे भी आपका वही आंसर है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, सूडो फोर्सेस को एक्सप्लेन करना हमारा टारगेट था, एंड दिस न्यूमेरिकल आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है। अगर आपने दिल से प्रिपेयर किया, अगर आपने पढ़ के देखा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इजी बन जाएगा। देखो बच्चों, मैं बार बार यही बातें कहता हूं कि यहां जो कॉन्सेप्ट करवाने का मेरा पर्पस है, वो पर्पस है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देखिए, ठीक है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक ऐसी सिचुएशन करेंगे, वो भी हमारी डेली लाइफ वाली बात है, ठीक है। देखिए, देखो बच्चों, अब मैं एक चीज लेके आता हूं यार, अडप्टर पड़ा है मेरे पास। अच्छा देखो, अब मान लो आपके पास एक सरफेस है, इंक्लाइंड है, ठीक है ना, इसको हम इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं, ऐसे ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे। अब अगर मान लो मैंने ऐसे करा इसको, तो ये नीचे जा रहा है, ये देखो, ठीक है।
अब इसी की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे रखा और ऐसे ऐसे मैंने चलाना शुरू कर दिया, मान लो ये सरफेस आपके इस सरफेस पे मैंने रखा, इस सरफेस ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, तो बहुत बार ये नहीं गिरता, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे मूव करना शुरू किया, ऐसे 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 मैं लेके जा रहा हूँ, गिरेगा नहीं गिरता ना। अगर मान लो इस सरफेस पे मैंने सीधा रखा है तो ये देखो ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसी सरफेस पे रख के मैं ऐसे चला दूं तो क्या ये गिरेगा? नहीं गिरता ना, नहीं गिरता। तो उसका क्या रीजन है, वहां पे कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि जैसे मैं इसको चलाता हूं ये एक्सेलरेटेड फ्रेम बन जाता है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम बनते ही वहां कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है? सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑल्दो ये सारी बातें जो हमने करी हैं, यहाँ पे हम बिना सूडो फोर्सेस के भी काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूडो फोर्सेस लेके आएंगे, इमेजिनरी फोर्सेस लेके आएंगे तो ही आपका काम होगा ना, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बाहर बैठ के, जैसे ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे बैठा था, उसने ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्वेशन ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड का एक्सेलरेशन हमने क्या माना है? 0 माना है, और ग्राउंड को हमने ट्रीट किया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह से। ठीक है, तो हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों पार्टी, यानी कि आप सूडो फोर्सेस की हेल्प से किस तरह के मोशन के साथ डील कर सकते हो। वो आपके पास मोशन है कैसा? वो मोशन है आपके पास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, और एक है आपके पास नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, उस न्यूमेरिकल में फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारी आनी चाहिए। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक मास रखा है, और उसके लिए हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि वो गिरे ना, है ना। इस तरह से हमें काम करना है। देखिए मेरे पास कैसा एग्जांपल है, एक है हमारे पास इस तरह का इंक्लाइन प्लेन, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, जो इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा एंगल से इंक्लाइन है, और यहां पे हमने रखा एक मास, इसका मास है स्मॉल m, और इसका मास है पूरे के पूरे बैच का कैपिटल M, और यहां पे हमने एक फोर्स लगा रखी है, ऐसे जैसे मैंने अभी दिखाया था, ये हमने फोर्स लगाई F। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड दिस फोर्स F, फाइंड दिस फोर्स F such that small m remains stationary, small m remains stationary। ठीक है, स्मॉल m कैसा रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। अब देखो भाई, एक है यहाँ पे मास mg, मास तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो आपकी रहेगी इस मास m के लिए, वो नॉर्मल रिएक्शन कैसी रहेगी? ऐसे, दिस इज द वे नॉर्मल रिएक्शन है। और ये है आपके पास क्या? mg, है ना, यहाँ पे आपके पास है mg। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनाना चाहूं तो आपके पास कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 100% श्योर है थीटा ही होगा, तो ये आपके पास हुआ n cos थीटा, और ये आपके पास बना क्या? n sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन को मैंने डिवाइड कर लिया, n cos थीटा और n sin थीटा। ठीक है, अब देखो आपका ऑब्जर्वर ये n sin थीटा उसे क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो सूडो फोर्सेस क्या कहती हैं कि जहां आप एक्सेलरेट कर रहे हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाओ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी? आपके पास Fp सूडो फोर्सेस यहां पे आपकी एक्ट कर जाएंगे, यानी कि सूडो फोर्सेस कहां पे एक्ट कर जाएंगी? n sin थीटा के ऑपोजिट एक्ट कर जाएंगे। अब देखो भाई, ये इसको वेज को तोड़ के अंदर तो नहीं जा सकता, ये उछल तो नहीं सकता, यानी कि इसका मतलब है n cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल mg। ओके,
अब दूसरा देखो यहां पे n sin थीटा दिस इज इक्वल टू सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट जिसके साथ डील करना है, इसके साथ डील करना है जिसका मास है m और एक्सेलरेशन हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो फिर डिवाइड कर दो एक दूसरे को, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा आपके पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू m अपॉन mg, दिस इज a by g। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना आया? a इज इक्वल टू g tan थीटा, a इज इक्वल टू g tan थीटा, a इज इक्वल टू g tan थीटा, है ना। a इज इक्वल टू g tan थीटा। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास, टोटल मास कितना है? टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M है। एक्सेलरेशन कितना है? g tan थीटा, देन दिस बिकम्स द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब आपको मासेस की वैल्यू प्रोवाइड की हो सकती है। मान लीजिए आपको 50 दे दें, कैपिटल M दे दें 50 किलोग्राम मान लीजिए, और स्मॉल m दे दिया आपको 1 kg, और थीटा आपको दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स निकालिए आप, F इज इक्वल टू 50 प्लस 1 और g की वैल्यू होती है 10 और 10 45 की 1, दिस इज 510 न्यूटन। आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये जो मास होगा स्मॉल m वो इसमें रहे, रेस्ट में रहे। तो आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं बच्चों। तो आज का मेरा जो आर्टिकल था स्टूडेंट्स, उसको रट्टे तो बिल्कुल भी नहीं मारने, ठीक है। और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने हमें हटके फिजिक्स में कुछ सिखाया है। आज तक हम जितनी बातें करते हैं फिजिक्स में, उनमें सभी में हटके कॉन्सेप्ट था हमारे पास आज का, ठीक है। तो आप इसको दिल से पढ़िए। आज मैं आपकी अटेंडेंस नहीं ले पाया, आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस, ताकि मैं माफ कर दूं, ठीक है। अब आप व्हाट्सएप कर देना, पहले व्हाट्सएप नहीं करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, एंड सॉरी कि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाया। चलो थैंक यू बच्चों।